कि हम उसे ढूंढ नहीं रहे हैं। विला पूरी तरह से खाली हो चुका है। हमने सीसीटीवी चेक किया, उसने सुबह ही अपना सारा सामान फेंक दिया था और 12 बजे अपना लगेज लेकर चला गया। हमें नहीं पता वो कहाँ गया है। एक एक शब्द सू मेंग्याओ के कानों में किसी बम की तरह फट रहा था। वो वहीं जम गई। 12 बजे टैक्सी, वो सारी बातें जिन्हें उसने नजरअंदाज कर दिया था अब उसे याद आ रही थी। बेचारा मैनेजर जिसे कुछ पता नहीं था, वो अभी भी लगातार एक्सप्लेन कर रहा था। सच कहूं तो अगर मैं मिस्टर गू को फोन नहीं भी करता तो भी शायद उन्हें सब पता चल जाता। उस दिन उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे थे। जाने से पहले उन्होंने मुझे एक बॉक्स दिया और कहा कि मैं आज रात ये आपको दे दूं। इतना कहकर मैनेजर ने वो चीज आगे बढ़ा दी। दोनों हाथों में पकड़े उस रिंग बॉक्स को देखकर सू मेंग्याओ को लगा कि उसकी सांसें अटक गई हैं। कांपते हुए हाथों से उसने उसे खोला और अंदर वो चमकती हुई एंगेजमेंट रिंग देखी। उसके बगल में एक पिंक बटन भी रखा था। वो उस बटन को एकटक घूरती रही। तभी उसे याद आया कि 3 दिन पहले होटल से निकलते वक्त लू सिनियन ने कंप्लेन की थी, अगली बार जरा आराम से, तुमने मेरी शर्ट के सारे बटन तोड़ दिए। सू मेंग्याओ के शरीर का सारा खून जैसे जम गया था। उसने मैनेजर का कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं और गुस्से से बड़ी हो गई थी। कब की बात है? तीन दिन पहले मिस्टर। वो दोपहर 2 बजे आए थे और 5 बजे यहाँ से गए। ये जवाब सुनकर सू मेंग्याओ पूरी तरह से टूट गई। उसने वो अंगूठी ली और पागलों की तरह अपनी गाड़ी की तरफ भागी। उसने 10 से ज्यादा रेड लाइट्स तोड़ी और पागलों की तरह गाड़ी चलाते हुए 10 मिनट के अंदर घर पहुंच गई। पड़ोस का विला पूरी तरह रोशन था और वो सीधे अंदर घुस गई। उसकी सहेलियां पूरा घर छान मार रही थीं, लेकिन उन्हें गुशियान से जुड़ी कोई चीज नहीं मिली। उसे आता देख सब उसके पास आ गए। मेंग्याओ दीदी, हमें एक बाल तक नहीं मिला। सच में नहीं पता कि गुशियान कहाँ चला गया। मैंने भी पता लगवाया है। पिछले 1 महीने में जिम्बे से जाने वाले पैसेंजर्स की लिस्ट में गुशियान का नाम नहीं है। एक के बाद एक आती इन बुरी खबरों ने सू मेंग्याओ को पूरी तरह से निराश कर दिया। उसने घबराते हुए अपना फोन निकाला और मुझे कॉल किया, लेकिन उसे सिर्फ फोन स्विच ऑफ है की कोल्ड आवाज सुनाई दी। जो मैसेजेस उसने भेजे थे वो सब रिजेक्ट हो गए थे और उन पर लाल रंग का एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया था। ये देखकर उसे चक्कर आने लगे। उसकी सहेलियों ने उसे कभी इस तरह से कंट्रोल खोते हुए नहीं देखा था। सब उसे समझाने की कोशिश करने लगे। मेंग्याओ दीदी, खुद को संभालो, वो अभी कुछ ही देर पहले गया है। हम उसे अभी भी ढूंढ सकते हैं। हाँ, हम उसके फोन की लोकेशन ट्रैक करके उसे ढूंढ लेंगे। ये आइडिया सुनकर सू मेंग्याओ को थोड़ा होश आया। उसने तुरंत अपने सेक्रेटरी को मैसेज किया और उसे सब कुछ पता लगाने को कहा। 1 घंटा जो सालों जैसा लग रहा था, उसके बाद सेक्रेटरी का मैसेज आया, बॉस, गुशियान का फोन बस स्टेशन के डस्टबिन में मिला है। हमने स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की लिस्ट की जांच शुरू कर दी है। ये कोई अच्छी खबर नहीं थी, लेकिन बिल्कुल कोई सुराग न होने से तो बेहतर था। सू मेंग्याओ एक जगह बैठ नहीं पा रही थी। अपनी सहेलियों की बातें न मानते हुए वो सीधे बस स्टेशन चली गई। वहां पहुंचते ही सेक्रेटरी ने उसे साफ किया हुआ फोन दे दिया। उसने पासवर्ड डालकर उसे अनलॉक किया तो देखा कि सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट हो चुके थे। कॉन्टैक्ट्स भी पूरी तरह से खाली थे। सिर्फ एक नाम बचा था, लू सिनियन। इस नाम को देखते ही सू मेंग्याओ को ठंडे पसीने आने लगे। उसने खुद को बहुत समझाया और फिर हिम्मत करके उस पर क्लिक किया। सबसे लेटेस्ट मैसेज आज दोपहर लू सिनियन की तरफ से भेजा गया एक वीडियो था। वीडियो का बैकग्राउंड देखकर सू मेंग्याओ समझ गई कि वीडियो में क्या है। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे प्ले करे। उसने स्क्रीन को ऊपर स्क्रॉल किया। हर दिन भेजे गए 3-4 वीडियोस के साथ कुछ मैसेजेस भी थे। अनजान बनने का नाटक करना बहुत मुश्किल है ना? गुशियान, तुम्हारे साथ इतना बड़ा मजाक हो रहा है और तुम फिर भी इससे बर्दाश्त कर रहे हो। तुम्हारी फियांस में इतनी हवस है और तुम इतने ठंडे हो। अगर तुम दोनों सच में शादी कर भी लो तो मुझे लगता है कि 3 महीने में तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा। क्या तुम सच में उससे शादी करना चाहते हो? 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक पूरा चैट ऐसी ही भड़काने वाली बातों से भरा था। सू मेंग्याओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, लू सिनियन को सबक सिखाना है। वो तेजी से गाड़ी चलाते हुए घर लौटी। जैसे ही वो गाड़ी से उतरी, उसने दरवाजे पर रखा हुआ लगेज देखा। लू सिनियन नौकरों को सामान उठाने का ऑर्डर दे रहा था। उसे वापस आता देख वो तुरंत उसके पास आ गया। तुम वापस आ गई? क्या तुम मेरे बिना नहीं रह सकती? अगर ऐसा है तो मुझे किस करो और मैं यहीं रुक जाऊंगा। सामने उस खूबसूरत चेहरे को देखकर सू मेंग्याओ खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। चटाक की आवाज के साथ लू सिनियन जमीन पर गिर पड़ा। उसका गोरा चेहरा लाल हो गया और सूज गया। उसने अपनी आंखों में अविश्वास के साथ ऊपर देखा। मेंग्याओ, तुमने मुझे क्यों मारा? सू मेंग्याओ इतने गुस्से में थी कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसने फोन उसके ऊपर फेंक दिया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। लू सिनियन ने फोन उठाया और स्क्रीन देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो कांपने लगा। एक ही पल में उसके दिमाग में कई बातें दौड़ गईं। वो घबराते हुए सफाई देने लगा। मेंग्याओ, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सच तो ये है कि गुशियान, उसे पहले से ही पता था कि तुम अपनी याददाश्त खोने का नाटक कर रही हो। मैं बस तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मुझसे गलती हो गई। इस वक्त सू मेंग्याओ के लिए ये बातें आग में घी डालने जैसी थी। उसका अपने गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। उसने बॉडीगार्ड्स को उसे उठाने का ऑर्डर दिया और उसका गला जोर से पकड़ लिया। सांस न ले पाने की वजह से लू सिनियन बुरी तरह तड़पने लगा। उसका चेहरा लाल से नीला पड़ने लगा और फिर धीरे धीरे पर्पल हो गया। उसकी आंखों में निराशा छा गई और वो बाहर आने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसकी जान निकलने वाली है। जब लू सिनियन को लगा कि वो सच में दम घुटने से मर जाएगा, तभी सू मेंग्याओ की कुछ दोस्त आ गई। ये सब देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर उसे बचाया। मेंग्याओ दीदी, शांत हो जाओ। अभी सबसे जरूरी काम गुशियान को ढूंढना है। हाँ, ये आदमी तो हमारे कब्जे में ही है। हम इससे बाद में भी निपट सकते हैं। अभी भी वक्त है। ये बातें सुनकर सू मेंग्याओ ने आखिरकार अपने हाथ रोक लिए। उसने जमीन पर गिरे हुए उस आदमी की तरफ आखिरी बार देखा और बहुत ही डरावनी आवाज में बोली, इसे दो लिहुआ के पास ले जाओ।
और इस पर कड़ी नजर रखना। ये नाम सुनते ही लू सिन्यान, जो लगभग बेहोश हो चुका था, अचानक होश में आ गया। वो घिसता हुआ सू मेंग्याओ के पास गया, उसके पैर पकड़ लिए और भीख मांगते हुए बोला, मेंग्याओ नहीं, मेंग्याओ दीदी, मैं 2 महीने तक तुम्हारे साथ रहा हूँ, मुझे इस बार माफ कर दो, बस मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, प्लीज। सू मेंग्याओ के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। उसकी सहेलियां भी उसे समझाने की हिम्मत नहीं कर पाई। वो उसे खींचते हुए गाड़ी में ले गई। लू सिन्यान खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था और बेबस होकर रियर व्यू मिरर में दूर जाते हुए घर को देखता रहा। उसकी दर्द भरी आवाज पूरी गाड़ी में गूंज रही थी। सब लड़कियों के चेहरे पर एक गुस्सा था। अगर तुम चुपचाप बात मान लेते, कोई नाटक नहीं करते और पैसे लेकर चले जाते तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी की फिक्र नहीं करनी पड़ती। लेकिन तुम्हें अपनी औकात नहीं पता थी। तुमने जानबूझकर गुशियान को उकसाया। तुम इसी लायक हो। अब तुम्हें सबक मिल गया होगा। जब तुम सिस्टर ड्यू के पास पहुंचोगे तो चुपचाप उनकी बात मानना, तभी तुम्हारी जान बच सकती है, वरना उनके आदमियों के जो तरीके हैं, तुम बस दर्द सहने के लिए तैयार रहना। जब मेरी फ्लाइट मेलबोर्न में लैंड हुई तब आधी रात हो चुकी थी। मैंने पहले से बुक किए हुए होटल में एक रात आराम किया। अगले दिन मैं अपना लगेज लेकर उस अपार्टमेंट में गया जो मैंने पहले से अरेंज कर रखा था। अगले कुछ दिनों में मैंने रोजमर्रा की जरूरत का बहुत सारा सामान खरीदा। वो खाली कमरा धीरे धीरे भर गया। मैं अपना सामान पैक कर रहा था और साथ ही अपने रूममेट से कॉन्टैक्ट में था जो कुछ दिनों बाद आने वाला था। धीरे धीरे मैं यहाँ की जिंदगी में ढल गया। चूंकि मुझे खाना बनाना अच्छा आता था, इसलिए मैं बहुत जल्दी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ग्रुप में शामिल हो गया और पड़ोस के 2 लड़कों के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। वो मुझे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाते, आसपास के रेस्टोरेंट्स के बारे में बताते और लोकल टूरिस्ट स्पॉट्स घुमाते। कुछ ही दिनों में मेरी अच्छी फोटोग्राफी स्किल्स को मेरे नए दोस्तों ने भी पसंद किया और मैं लोकल फोटोग्राफी क्लब का हिस्सा बन गया। मेलबर्न आए हुए मुझे 10 दिन हो गए थे और मैंने अपना पहला फोटोग्राफी प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था। मैंने अपने अकाउंट में आए $300 को देखा और मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ। अगली सुबह मेरा नया रूममेट जाओ यू भी आ गया। बहुत जल्द वो मेरा एक अच्छा दोस्त बन गया। समय बीता गया और यूनिवर्सिटी खुलने का समय आ गया। यूनिवर्सिटी शुरू होने से 1 दिन पहले मैंने खुद खाना बनाया और अपने नए दोस्तों को डिनर पर बुलाया। 1 महीने तक साथ रहने के बाद हम सबके बीच अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। कुछ ड्रिंक्स के बाद सब एक दूसरे के साथ गॉसिप करने लगे। पता नहीं किसने शुरुआत की, लेकिन सब अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स के बारे में शिकायत करने लगे। जाओ यू ने हंसते हुए यूं ही पूछ लिया। सबने अपनी कहानी बता दी। चियान भैया, क्या आपका कोई सीक्रेट है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। जब बाकी लड़कों ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स के धोखा देने की कहानियां बताई तो मैंने उन्हें मजाक के तौर पर लिया था, लेकिन जब बात मुझ पर आई तो मुझे कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल लगा। इतना वक्त गुजरने के बाद जब भी मैं सू मेंग्याओ का नाम याद करता हूँ तो मुझे कोई दुख नहीं होता। लेकिन इन लड़कों के सामने जो मुझसे 2-3 साल छोटे थे, अभी अभी ग्रेजुएट हुए थे और दुनियादारी से अनजान थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। आखिरकार 10 साल का रिश्ता, 7 साल का प्यार और शादी से सिर्फ 1-2 महीने पहले प्यार का धोखा मिलना सुनने में बहुत ही दर्दनाक कहानी लगती है। मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे हमदर्दी भरी नजरों से देखें। इस 1015 सेकंड की शांति से जाओ यू को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने खुद ही टॉपिक बदल दिया और मुझे शर्मिंदा नहीं किया। खाना पीना खत्म होने के बाद जाओ यू खुद मेरे पास आया और माफी मांगने लगा। शियान भैया, मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। मुझे पता था कि उसने जानबूझकर नहीं किया था, इसलिए मैंने हंसते हुए हाथ हिलाकर उसे माफ कर दिया। अपने कमरे में वापस आने के बाद मैंने अपना फोन खोला और उस नए वीचैट अकाउंट में लॉगिन किया जो मैंने 1 महीने पहले बनाया था। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे लगातार बहुत सारे मैसेजेस भेजे थे। मैंने उन सबको एक एक करके रिप्लाई किया। सबने मेरा हाल पूछा था, जिसके लिए मैंने थैंक यू कहा। मेरे बेस्ट फ्रेंड का तुरंत रिप्लाई आया, शियान, तुम किसी दूसरे देश में जाकर ऐसे कैसे गायब हो गए, जैसे हवा में उड़ गए हो। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। स्क्रीन देखकर ही मुझे अंदाजा हो गया कि वो किस टोन में कंप्लेन कर रहा होगा। मैंने एक हल्की सी सांस ली और तुरंत उससे माफी मांगी और बताया कि मैं ठीक हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे को अपनी रीसेंट लाइफ के बारे में बताया। बातें करते करते मुझे नींद आ गई। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के ढेरों मैसेजेस देखे और मेरी आंखें फटी रही। जब मैंने उन्हें एक एक करके पढ़ा तो पता चला कि वो सब सू मेंग्याओ के बारे में थे। तुम्हारे जाने के बाद सू मेंग्याओ हर दूसरे दिन मुझे ढूंढती हुई आती है और तुम्हारे बारे में पूछती है। फिक्र मत करो, मैंने अपना मुंह बंद रखा है और उसे एक शब्द भी नहीं बताया। अच्छा हुआ कि तुम एयरपोर्ट जाने से पहले बस स्टेशन गए थे। उसे लग रहा है कि तुम बुलेट ट्रेन लेकर जिन्बे से बाहर गए हो और वो तुम्हें पूरे देश में ढूंढ रही है। मैंने सुना है कि सू मेंग्याओ इन दिनों बार में जाकर बहुत शराब पी रही है। कुछ दिन पहले उसे शराब पीने की वजह से पेट से खून बहने लगा और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। वो इसी लायक है। वो तुम्हारे माता पिता के पास भी गई थी, लेकिन तुम्हारा तो उनसे बहुत पहले से ही कोई कांटेक्ट नहीं है। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होगा। सू मेंग्याओ के बारे में ये सब पढ़कर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। दूर नदी के साफ पानी को देखते हुए मेरे दिमाग में कई यादें आ गई। जब मैं 12 साल का था, मेरे माता पिता का तलाक हो गया। उन्होंने अपनी नई फैमिली बना ली और मुझे मेरी दादी के पास छोड़ दिया जो अकेली रहती थी। जब मैं 17 साल का था तब मेरी दादी गुजर गई। फैमिली रजिस्टर में सिर्फ मेरा नाम बचा था। 18 साल की उम्र में जब मैंने सू मेंग्याओ के साथ रिश्ते में आने के लिए हाँ की थी, तब उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे एक परिवार देगी। मैंने उसकी बातों पर विश्वास किया और 7 साल तक उसका इंतजार किया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? एमनीजिया का एक घटिया नाटक और धोखा। उन 30 दर्दनाक दिनों को याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शुक्र है कि अब सब खत्म हो गया है। मैंने कर्टन हटाया और खिड़की से आती सूरज की तेज रोशनी ने मेरे अंदर की सारी ठंडक दूर कर दी। सुबह के 8 बजे अलार्म बजा। मैंने कपड़े बदले, अपना बैग लिया और जाओ यू के साथ यूनिवर्सिटी चला गया। फ्रेशमैन एनरोलमेंट सेरेमनी ऑडिटोरियम में हो रही थी। मैं नए और एनर्जेटिक स्टूडेंट्स के बीच बैठा था, प्रिंसिपल की मोटिवेशन से भरी बातें सुन रहा था। मेरे मन में जो एक अजीब सा डर था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। गुशियान का नया फ्यूचर अब शुरू हो चुका था। सू मेंग्याओ ने जैसे ही आंखें खोली, उसे डिसइंफेक्टेंट की तेज महक आई। शराब के साइड इफेक्ट्स अभी भी उसकी बॉडी में फैल रहे थे। उसका सिर भारी था और पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसने खाली नजरों से अपने आसपास देखा। उसे धीरे धीरे होश आ रहा था। उसके पास खड़े सू फैमिली के लोगों ने जब देखा कि उसे होश आ गया है तो उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन उनके चेहरे अभी भी उदास थे। तुम एक आदमी के लिए कब तक ऐसे मरने का नाटक करोगी? उसकी कुछ सहेलियां भी उसके पास आ गईं और उसे समझाने लगी। गुशियान को गए 1 महीना हो गया है और
और उसका कोई अता पता नहीं है। वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। मेंग्याओ दीदी, उसे भूल जाओ, तुम जैसा लड़का चाहो वैसा मिल सकता है, फिर तुम उसी के पीछे क्यों पड़ी हो? सु मेंग्याओ पिछले 1 महीने में ये बातें कई बार सुन चुकी थी। उसने कभी इन पे ध्यान नहीं दिया और अब भी उन्हें अनसुना कर रही थी। उसकी लाल आंखें खाली थीं। उसके बिना मेकअप वाले चेहरे पर सिर्फ एक जिद दिख रही थी। उसे इस तरह बर्बाद होते देखकर सु मेंग्याओ की माँ का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आखिरकार अपना आपा खो दिया। तुम सु फैमिली की इकलौती बेटी हो, तुम्हारे कंधों पर सु ग्रुप के फ्यूचर की जिम्मेदारी है और तुम हर दिन इस तरह प्यार में पागल होकर क्या कर रही हो? मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ, मैंने तुम्हारे लिए लड़का पसंद कर लिया है। 5 दिन बाद शादी है और तुम्हें वहां आना होगा। अगर तुम अभी भी नहीं समझी तो आगे से सु फैमिली का नाम इस्तेमाल करना भूल जाना। इतना कहकर सु मेंग्याओ की माँ ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और गुस्से से दरवाजा पटककर चली गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसकी सहेलियां भी चुप रहीं। सु मेंग्याओ बड़ी मुश्किल से उठी। उसकी आवाज भारी और थकी हुई थी। उस बुढ़िया ने किसे चुना है? जोहान, जो फैमिली का तीसरा बेटा। सु मेंग्याओ ने एक ठंडी सांस ली और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। तुम लोग जाकर उससे कहो कि शादी का फैसला कोई और नहीं कर सकता। अगर वो समझदार है तो खुद शादी तोड़ दे, वरना जो फैमिली की बेइज्जती करने के लिए मजबूर मत करना। सु मेंग्याओ के इस टोन से ही उसकी सहेलियां समझ गईं कि वो आसानी से हार नहीं मानेगी। लेकिन अभी कुछ देर पहले सु आंटी के गुस्से को देखकर उन्होंने डरते डरते उसे समझाने की कोशिश की। मेंग्याओ दीदी, हमारे सर्कल में शादियां बिजनेस डील्स की तरह होती हैं। सु आंटी ने अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया है और जो फैमिली से पंगा लेना भी आसान नहीं है। क्यों ना इस बात को यहीं खत्म कर दें? हाँ, इनविटेशन कार्ड्स पहले ही भेजे जा चुके हैं। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। दूल्हा बदल गया तो क्या हो? अगर गुशियान वापस आ भी जाए तो उसका फैमिली बैकग्राउंड तुम्हारे स्टेटस से मैच नहीं करता। सु मेंग्याओ ने कभी नहीं सोचा था कि वो सहेलियां जो बचपन से उसके साथ हैं वो ऐसी बकवास करेंगी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने उन्हें घूर कर देखा। अगर तुमने दोबारा ऐसी बात कही तो यहाँ से दफा हो जाना। मैं सु मेंग्याओ हूँ और मेरी जिंदगी में मेरा पति सिर्फ गुशियान ही होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो फैमिली से है या शिए फैमिली से। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। उनकी बातों का कोई असर न होते देख उसकी सहेलियों ने भी कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। वो सब चुपचाप वहां से चली गई। हॉस्पिटल वार्ड में अब सु मेंग्याओ अकेली थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके दिमाग में कई तस्वीरें घूमने लगी। रोज घर से निकलने से पहले मैं उसके कपड़े ठीक करता था और उसे किस करता था। जब वो बीमार होती थी तो मैं उसकी फिक्र में रोने लगता था और उसके लिए गर्म सूप लेकर जाता था। एनिवर्सरीज पर मेरे दिए हुए सरप्राइज गिफ्ट्स और हर साल साथ रहने का वो वादा अब सिर्फ एक सपना बनकर रह गए थे। सेक्रेटरी के उस मैसेज को देखकर कि अभी भी मेरा कोई पता नहीं है, सु मेंग्याओ का टूटा हुआ दिल एक बार फिर दर्द से भर गया। उसने उस फोन को कसकर पकड़ लिया जो मैंने फेंक दिया था, जैसे वही उसकी आखिरी उम्मीद हो। मेंग्याओ दीदी, हमने जोहान से बात की है। उसने कहा कि शादी का फैसला उसके पेरेंट्स ने किया है और वो उनकी बात मानेगा। वो शादी नहीं तोड़ेगा। अब हम क्या करें? ये सुनकर सु मेंग्याओ का दिल और टूट गया। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। अगर उसे समझ नहीं आ रहा है तो हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। उसकी इस आवाज को सुनकर उसकी सहेलियों का दिल दहल गया। जो फैमिली भी जिंगबे में एक बहुत बड़ी फैमिली थी। मेंग्याओ दीदी, तुम क्या करने वाली हो? प्लीज कुछ गलत मत करना। सु मेंग्याओ ने उनकी तरफ देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और टॉपिक बदल दिया। लू सिनियन कहाँ है? उसकी सहेलियां तो इस आदमी के बारे में भूल ही गई थी। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगी। पता नहीं, सिस्टर डू से पूछना पड़ेगा। इतना कहकर वो कॉल करने ही वाली थी कि सु मेंग्याओ, जिसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था और उसे निकालने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, उसने उन्हें रोक दिया और खुद वहां जाने का फैसला किया। वीआईपी रूम में घुसते ही जैसे ही वो बैठी, डू ली हुआ शराब और एक आदमी को लेकर अंदर आई। वो सु मेंग्याओ को खुश करने की कोशिश कर रही थी। बॉस सु, आपको जो चाहिए था मैं ले आई, आप खुद देख लीजिए। इतना कहकर उसने अपने पीछे डरे हुए छुप रहे आदमी को धक्का दिया। लू सिनियन अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसके हाथों और पैरों पर नीले और पर्पल निशान थे। वो बुरी तरह कांप रहा था और ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। कमरे में आए लोगों को देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। मेंग्याओ दीदी, 1 महीने में ही एक हैंडसम लड़का ऐसी हालत में पहुंच जाएगा, ये देखकर कमरे में मौजूद हर कोई हैरान रह गया। सिर्फ सु मेंग्याओ के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। वो उस आदमी को घूरती रही और उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। आखिर में उसकी आवाज में बहुत पछतावा था। कमरे में कई लोगों ने लंबी आह भरी। काश मुझे पहले पता होता तो मैं ये सब शुरू ही क्यों करती। 2 महीने पहले इसी वीआईपी रूम में कही गई बातों को याद करके उन्हें लगा कि वो मजाक में की गई बातें अब सच हो गई थी। सेकंड मिस शहन ने अपने प्यार को पाने के लिए जो कुछ भी किया उसका कोई असर नहीं हुआ और गुशियान ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। इस 1 महीने में उसकी सहेलियों ने उसे ढूंढने के लिए अपने सारे कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने हर वो जगह छान मारी जहां वो हो सकता था, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कोई इंसान इतने बड़े सर्च ऑपरेशन से कैसे बच सकता है और अपना कोई सुराग कैसे नहीं छोड़ता? ये सवाल उन सबके दिमाग में घूम रहा था। यूनिवर्सिटी शुरू हुए 1 हफ्ता हो गया था और मैं कैंपस के माहौल में ढल रहा था। रोज सुबह उठकर क्लासेस अटेंड करना और क्लासमेट्स के साथ असाइनमेंट्स डिस्कस करना, खाली समय में दोस्तों के साथ घूमना फिरना और पार्टी करना। अगर पहले मेरी जिंदगी किसी समुद्र में आ रहे तूफान की तरह थी तो अब ये शांत पानी की तरह हो गई थी। मैं इस शांति को एंजॉय कर रहा था। मेरा शरीर और दिमाग दोनों रिलैक्स हो गए थे। शनिवार की दोपहर को मैं और जाओयू पार्क में वॉक करने गए। वापस आकर मैंने देखा कि वी चैट पर मैसेजेस की बाढ़ आई हुई है। मेरे कई दोस्तों ने मुझे एक ही लिंक फॉरवर्ड किया था। उस लिंक को खोलते ही मुझे सु मेंग्याओ और गुशियान के नाम दिखाई दिए। जब मैंने उस शादी का पूरा वीडियो देखा तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मैंने बस कुछ डॉट्स रिप्लाई कर दिए। मेरे बेस्ट फ्रेंड का मैसेज भी तुरंत आ गया। उसने गुस्से में बहुत सारी गालियां लिखी थी। सु मेंग्याओ जैसी धोखेबाज लड़की को अब एक सच्चे प्यार करने वाले की तरह दिखाया जा रहा है। ये सब किसे बेवकूफ बना रहे हैं। अगर मुझे तुम्हारे पकड़े जाने का डर ना होता तो मैं खुद जाकर इस घटिया लड़की का असली चेहरा सबके सामने ले आता और उसे दिखाता कि वो अंदर से कितनी खोखली है। वो कह रही थी कि वो सिर्फ तुमसे शादी करेगी। सच में मुझे तो हंसी आ रही है। क्या वो भूल गई कि उसने तुम्हें घर से कैसे निकाला था? और कह रही है कि वो तुम्हें ढूंढ लेगी। उसे दफा हो जाना चाहिए। उसका वापस आना तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत होगी। ये सब शिकायतें देखकर मुझे याद आया कि सुबह मुझे कुछ अजीब क्यों लग रहा था। तो ये वो शादी थी जिसे मैंने छोड़ दिया था। ये सोचकर मुझे हंसी आ गई। जाओयू ने भी मुझे हंसते हुए देखा तो वो भी मजाक में शामिल हो गया। शान भैया, क्या हुआ? किस बात पर हंस रहे हो?
मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, मेरा दोस्त मुझे कुछ बता रहा था। वीबो पर जो ट्रेंडिंग न्यूज है ना, वो दुल्हन जिसने अपनी शादी में इतना ड्रामा किया। जाओयू को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था, तो उसने ऐसे ही पूछ लिया। फिर उसने वीबो खोला। रिफ्रेश करते ही उसे एक नई पोस्ट दिखी। उस दुल्हन के बॉयफ्रेंड की फोटो मिल गई है जिसने उसे प्रपोज किया था। उसने फोटो जूम की और वो मुझे दिखाने ही वाला था कि उस पुरानी आईडी फोटो को देखकर वो चौंक गया। वो उस फोटो को काफी देर तक घूरता रहा और फिर उसने मेरी तरफ देखा। मुझे लगा कि वो मुझे देख रहा है, तो मैं सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? थोड़ा हिचकिचाने के बाद जाओयू ने सच बताने का फैसला किया। शियान भैया, लोकल मीडिया ने उस लड़के की फोटो ढूंढ निकाली है जिसे वो दुल्हन प्रपोज कर रही थी। वो बिल्कुल आपके जैसा दिखता है। क्या आप उसे जानते हैं? मेरी चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अब मुझे समझ आया कि सू मेंग्याओ ने इतना बड़ा तमाशा क्यों किया था। वो सिर्फ मुझे ढूंढना चाहती थी। मेरे दिल में एक अजीब सी फीलिंग आई। मैंने जाओयू के हाथ में फोन स्क्रीन देखी और भौहें सिकोड़ी। ये मेरे हाई स्कूल की आईडी फोटो थी। पता नहीं ये किसने लीक कर दी। हालांकि ये 7-8 साल पुरानी फोटो थी और मैं अब थोड़ा बदल गया था, लेकिन कोई भी देखकर पहचान सकता था कि ये मैं ही हूँ, वरना जाओयू मुझसे ये सवाल नहीं पूछता। कमरे में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। मैंने कुछ देर सोचा और फिर सच बोलने का फैसला किया। हाँ, ये मैं ही हूँ। सू मेंग्याओ मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। ब्रेकअप के बाद मैंने अपना नाम बदला और विदेश आ गया। ये सब सुनकर जाओयू की आंखें फटी रह गईं। वो हैरानी से बोला, अगर अगर ब्रेकअप हो गया था तो उसने ये सब नाटक क्यों किया? इससे तो तुम्हारी जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैंने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ, थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन मैं अब विदेश में हूँ तो शायद इतनी दिक्कत नहीं होगी। जाओयू का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। ऐसा लग रहा है कि उसने जानबूझकर इतना बड़ा तमाशा किया है ताकि वो तुम्हें ढूंढ सके। न्यूज काफी फैल गई है। हो सकता है यूनिवर्सिटी में कोई तुम्हें पहचान ले, तो तुम क्या करोगे? यही बात मुझे भी सता रही थी, लेकिन जाओयू को मेरे लिए परेशान देखकर मैं मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं होगा। उसे नहीं पता कि मैंने अपना नाम बदल लिया है। उसे मेरे विदेश आने के बारे में भी कुछ नहीं पता। अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो मैं बाहर निकलते समय मास्क पहन लूंगा और खुद को अच्छे से कवर कर लूंगा। हाँ, यही करना पड़ेगा। जाओयू ने उदास मन से सिर हिलाया और अपनी एक टोपी निकालकर मुझे दी। बाहर जाते वक्त इसे पहन लेना, ये तुम्हें छुपाने में भी मदद करेगी और धूप से भी बचाएगी। मैंने वो टोपी ली और माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए मजाक में कहा, वो बस एक एक्स गर्लफ्रेंड ही तो है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। सू मेंग्याओ इतने बड़े इवेंट में पागलों की तरह बिहेव कर रही है। साफ दिख रहा है कि वो नॉर्मल नहीं है। मैंने हाल ही में ऐसी बहुत सी न्यूज देखी है जिनमें लोग प्यार में धोखा खाने के बाद अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स या एक्स हस्बैंड से बदला लेते हैं। शियान भैया, मुझे सच में डर लग रहा है कि कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचाए। सिर्फ 1 महीने पहले मिले अपने इस छोटे भाई को मेरी इतनी चिंता करते देख मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हम 7 साल तक साथ थे। हालांकि उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतनी पागल होगी। फिक्र मत करो। हालांकि मैं ये सब हंसते हुए कह रहा था, लेकिन जाओयू को याद आया कि कुछ दिन पहले जब हम एक्स गर्लफ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे थे तो मैं कैसे चुप हो गया था। उसे अंदाजा हो गया था कि इस रिश्ते ने मुझे कितना गहरा घाव दिया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे कैसे दिलासा दे। वो सिर्फ इतना ही कह पाया, सब ठीक हो जाएगा। शियान भैया, तुम अब उस दलदल से बाहर निकल चुके हो, बस आगे बढ़ो। उसकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस देखकर मेरे अंदर की घबराहट कम हो गई। हाँ, वो 30 दिन का बुरा सपना अब खत्म हो गया है। अब डरने की क्या बात है। शादी के अगले दिन सू फैमिली ने अनाउंस किया कि सू मेंग्याओ को सू ग्रुप के सारे काम से हटा दिया गया है। और जो फैमिली ने भी अनाउंस किया कि वो सू फैमिली के साथ अपने 3 प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर रहे हैं। मेरे गायब होने के 50 दिन बाद भी सू मेंग्याओ को मेरे बारे में कोई खबर नहीं थी। इंटरनेट पर उसके बारे में बहुत सी बातें हुई थी, लेकिन सब हमारे पास के बारे में थी। किसी ने भी ये नहीं बताया कि मैं कहाँ हूँ। सू मेंग्याओ का मुझे ढूंढने का जो कॉन्फिडेंस था वो वक्त के साथ खत्म होता जा रहा था। उसे उस खाली विला में जाने से डर लगने लगा था और वो अपने सेक्रेटरी के मैसेजेस भी नहीं पढ़ना चाहती थी। यहाँ तक कि अब गुशियान का नाम सुनते ही वो गुस्सा हो जाती थी। सू फैमिली ने उसके सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए थे। अब वो पहले की तरह पैसे नहीं उड़ा सकती थी। उसकी सहेलियों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी और उसे सब भूल जाने को कह रही थी। अपनी फैमिली से माफी मांग लो। अपनी 24 साल की जिंदगी में सू मेंग्याओ ने पहली बार ऐसी हार का सामना किया था। वो हर दिन शराब पीती और नशे में चीजें तोड़ती। वो मेरा नाम लेकर रोती और पछताती, लेकिन शराब सिर्फ कुछ देर के लिए ही उसे सुकून देती थी। जब वो होश में आती तो उसे फिर से उसी कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता। इस सब से गुजरते हुए वो पहले जैसी कॉन्फिडेंट और खुश नहीं रही। न्यू ईयर्स ईव के दिन सू मेंग्याओ बार में अकेली बैठकर शराब पी रही थी। उसने अपने पिता के कई कॉल्स रिजेक्ट कर दिए और आखिर में फोन स्विच ऑफ कर दिया। आधी रात को जब वो नशे में धुत होकर घर पहुंची तो उसे मेरी याद आने लगी। हर साल न्यू ईयर्स ईव पर अपने घर में डिनर करने के बाद वो विला आती थी। मैं उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाता था और हम साथ में नया साल मनाते थे। हम दोनों सोफा पर बैठकर बाहर पटाखों को देखते थे और हमेशा साथ रहने का वादा करते थे। आज भी बाहर पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं है। सिर्फ शराब की खाली बोतलें पड़ी हैं। खिड़की से बाहर देखते हुए सू मेंग्याओ को बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। 12 बजते ही उसने अपना फोन उठाया और मुझे हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेजा। डिंग डोंग। टेबल पर रखा उसका फोन बजा। उसने मेरा फोन उठाया और उस लाल नोटिफिकेशन पर क्लिक किया जिस पर उसने खुद को मैसेज भेजा था। इस जानी पहचानी फोटो और मैसेज को देखकर सू मेंग्याओ को लगा कि उसका दर्द थोड़ा कम हो गया है। अब वो सिर्फ खुद के बनाए हुए इन झूठे मैसेजेस से ही दिल को तसल्ली दे सकती थी। लेकिन तभी किसी ने उसे मेरे बारे में एक खबर दी। उसकी एक सहेली जो मेलबर्न में पढ़ रही थी, उसने बताया कि उसने यूनिवर्सिटी में किसी को देखा है जो बिल्कुल गू शियान जैसा दिखता है। ये खबर सुनकर सू मेंग्याओ में जैसे जान आ गई। उसने तुरंत मेलबर्न की फ्लाइट बुक की और जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसकी सहेलियों ने उसे रोक लिया। मेंग्याओ दीदी, वो इंसान मिल गया है, वो कहीं भागेगा नहीं। अभी लूसिनियम का मामला ज्यादा जरूरी है, जब तक वो सॉल्व नहीं होगा गुशियान तुम्हें कैसे माफ करेगा। ये सुनकर सू मेंग्याओ की खुशी गायब हो गई। उसने खुद को संभाला। उसकी सहेलियां उसे कई आइडियाज दे रही थी, लेकिन उसे कोई भी सही नहीं लगा। आखिर में उसने खुद ही इस मामले को सॉल्व करने का फैसला किया। सू
मेंग्याओ सीधे हॉस्पिटल गई। उसने लू सिनियान को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। आधे घंटे बाद लू सिनियान को मौत के मुंह में देखकर उसने बॉडीगार्ड्स को बाहर भेज दिया। वो चाहती थी कि लू सिनियान तड़प तड़प कर मरे। सू मेंग्याओ खड़ी हुई और अपने हाथों से खून साफ करने लगी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। खून साफ करने के बाद सू मेंग्याओ ने अपनी घड़ी देखी और बाहर जाने के लिए मुड़ी। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसके पैर में बहुत तेज दर्द हुआ। वो जमीन पर गिर पड़ी। दर्द से उसका चेहरा बिगड़ गया। जब उसने पीछे देखा तो लू सिनियान पागलों की तरह हंस रहा था। उसने अपने शरीर से एक चाकू निकाला, जिससे खून सू मेंग्याओ के चेहरे पर जा गिरा। खून की उस अजीब सी महक से सू मेंग्याओ का दिमाग सुन्न हो गया। लू सिनियान को सिर्फ वही औरत दिख रही थी जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ये उसके लिए बदला लेने का आखिरी मौका था। लू सिनियान ने अपनी पूरी ताकत लगाई और वो चाकू सू मेंग्याओ के शरीर में घोंप दिया। एक के बाद एक कई चीखें कमरे में गूंजने लगी। दर्द से भरी वो चीखें धीरे धीरे धीमी हो गईं और सिर्फ सिसकने की आवाज रह गई। सू मेंग्याओ की आंखें फटी रह गईं। उसकी मुट्ठियां खुल गईं। लू सिनियान की भी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। उसके हाथ से चाकू छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उन दोनों का खून जमीन पर मिलकर एक नदी की तरह बहने लगा। दीवार पे लगी घड़ी की सुई अभी भी घूम रही थी। सू मेंग्याओ को अब धीरे धीरे कम दिखाई देने लगा था और दर्द भी कम हो रहा था। उसे लगा जैसे वो बादलों में गिर रही है। उसकी आंखों के सामने कई यादें घूमने लगी। बचपन से लेकर अब तक की सारी यादें। उन ब्लैक एंड व्हाइट यादों में सिर्फ एक ही इंसान रंगीन था। 16 साल का मैं सफेद सूट पहने शांति से पियानो बजा रहा था। 18 साल का मैं उसके हॉस्पिटल बेड के पास खड़ा रो रहा था और उसका हाथ पकड़े हुआ था। 23 साल का मैं आंखों में आंसू लिए हुए वो लाल गुलाब ले रहा था और उसका पति बनने के लिए हाँ कह रहा था। 24 साल का मैं छाता लेकर तेज बारिश में जा रहा था और मुझे उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं दिख रहा था। उस धुंधली होती हुई परछाई को देखकर सू मेंग्याओ के शरीर में तनी हुई वो डोर टूट गई। उसे लगा जैसे उसके शरीर से कुछ निकल रहा है। वो उसे जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। सिर्फ उसकी आंखों से आंसू की एक धार बह रही थी। पहली बार इतनी गर्मी में न्यू ईयर सेलिब्रेट करना मेरे और जाओयू दोनों के लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था। जाओयू के पेरेंट्स चाइना से बहुत सारी चीजें लेकर आए थे। वो दोनों लिविंग रूम में डेकोरेशंस लगा रहे थे। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। बहुत सालों बाद मुझे फाइनली न्यू ईयर की वो खुशी महसूस हो रही थी। मेरी दादी के गुजरने के बाद से मैं हमेशा अकेला ही न्यू ईयर मनाता था। हालांकि सू मेंग्याओ मेरे पास आती थी, लेकिन वो हमेशा रात 8 बजे से पहले ही चली जाती थी। घर में मैं बिल्कुल अकेला रह जाता था। बाहर के जश्न को देखकर मुझे अपना अकेलापन और भी ज्यादा महसूस होता था। मुझे लगा था कि शादी के बाद नया साल मेरे लिए खुशियां लेकर आएगा, लेकिन मेरी शादी कभी हुई ही नहीं। और अब फाइनली मैं अकेले न्यू ईयर नहीं मना रहा था। किचन में बिजी जाओयू के पिता ने फ्रेशली फ्राइड मीट बॉल्स निकाले और मुस्कुराते हुए मुझे टेस्ट करने को कहा। उनके टोन में मेरे लिए बहुत प्यार और केयर थी। शियान, ये शाओयू की फेवरेट डिश है। इतने सालों में ये मेरा सबसे अच्छा न्यू ईयर था। अगले 2 सालों तक मैंने अपना न्यू ईयर ऑस्ट्रेलिया में ही मनाया। हर साल जाओयू के पेरेंट्स हमारे साथ सेलिब्रेट करने आते थे। इतने समय तक साथ रहने के बाद हम एक फैमिली की तरह हो गए थे। जिस साल मेरा ग्रेजुएशन हुआ, जाओ फैमिली मेलबोर्न में ही सेटल हो गई। जाओयू ने मुझसे पूछा कि क्या मेरा यहीं रुकने का प्लान है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा था। चाइना में मेरे जो भी क्लोज फ्रेंड्स थे वो सब अपनी लाइफ में सेटल हो चुके थे और मेरी फैमिली से मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। वहाँ मेरा कोई घर या प्रॉपर्टी भी नहीं थी। अगर मैं अपने रिलेशनशिप्स और करियर को देखूं तो मुझे यहीं रुकना ज्यादा सही लगा। इसलिए मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया और इमिग्रेशन के पेपर्स तैयार करने लगा। इस सब में जाओ फैमिली ने मेरी बहुत मदद की। पढ़ाई के दौरान ही मैंने अपनी स्किल्स की वजह से अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे। इसलिए ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपना खुद का एक छोटा सा फोटोग्राफी स्टूडियो खोल लिया। अगले 2 सालों में मेरा स्टूडियो काफी बड़ा हो गया और अच्छा चलने लगा। 4 साल पूरे होने के बाद मुझे परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई। जब मैं पेपर वर्क के लिए चाइना वापस गया तो अपने पुराने दोस्तों से मिला। सालों बाद हम सब मिल रहे थे। वक्त बहुत तेजी से बीत गया था। अब हम वैसे नहीं दिखते थे जैसे हम जवानी में दिखते थे, लेकिन फिर भी जब हम मिले तो हमें लगा जैसे कुछ बदला ही नहीं है। सबको मेरी लव लाइफ के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट था। मैंने भी उन्हें सब कुछ बहुत आराम से बताया। पिछले 2 सालों में मेरे 2 रिलेशनशिप्स रहे, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया। मेरी करंट गर्लफ्रेंड के साथ मेरा रिलेशन पिछले साल अगस्त से है। वो मुझसे 2 साल छोटी है, लेकिन काफी मैच्योर है। मैं उन्हें अपनी लव लाइफ के बारे में बता रहा था और फोटोज और वीडियोस दिखा रहा था। स्क्रीन पर हम दोनों को एक साथ खुश देखकर सबने राहत की सांस ली। हम काफी देर तक बातें करते रहे। तभी पता नहीं किसने सू मेंग्याओ का नाम लिया। सुना है सू मेंग्याओ मर चुकी है। ये सुनकर मुझे थोड़ा झटका लगा। इन सालों में मैं अपनी पढ़ाई और काम में इतना बिजी था कि मैं चाइना की कोई खबर ही नहीं सुनी थी। कभी कभी जब मैं जाओयू के साथ पुरानी बातें याद करता था तो मुझे वो वक्त किसी धुएं की तरह लगता था जिसे मैं साफ साफ नहीं देख सकता। और सू मेंग्याओ का नाम भी किसी पुरानी फेडेड फोटो की तरह लगता था। मुझे लगा था कि वो समय के साथ आगे बढ़ गई होगी, अपना फैमिली बिजनेस संभाल रही होगी और एक नई जिंदगी जी रही होगी। मुझे नहीं पता था कि वो मर चुकी है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सब मेरा रिएक्शन देख रहे थे। मुझे सिर्फ शॉक देखकर सब रिलैक्स हो गए और फिर से बातें करने लगे। हाँ, मैंने भी ये खबर सुनी थी शियान, मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि तुम अब मूव ऑन कर चुके हो तो मैं ये दुखद बात तुम्हें क्यों बताऊं। इसमें दुखी होने वाली क्या बात है। मैंने सुना है कि उसने उस लू नाम के आदमी को बहुत टॉर्चर किया था और उसी ने बदला लेने के लिए उसे मार दिया। उसे उसके किए की सजा मिली। इतने लंबे समय के बाद मुझे उस आदमी का नाम भी याद नहीं आ रहा था। मुझे सिर्फ उस कार एक्सीडेंट की याद थी जिसने मेरी जिंदगी लगभग बर्बाद कर दी थी। इसलिए जब मैंने सुना कि मेरी जिंदगी बदलने वाले उन 2 लोगों का ये अंजाम हुआ तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो सिर्फ एक पल के लिए था। आखिरकार वो बहुत पहले की बात थी। वो यादें हवा के झोंके की तरह आईं और फिर हमेशा के लिए गायब हो गईं।